केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। केदारनाथ की यात्रा 2 मई से शुरू हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से पूर्व में भी एक्वाइन इन्फ्लुएंजा जो घोड़े खच्चरों में फैलने वाली बीमारी है वो लगातार जिले में पहले से उसने दस्तक दे रखी थी और ये बीमारी अब केदारनाथ में भी लगातार फैलती जा रही है। और इसी के कारण जो कल रात स्वास्थ्य सचिव आई थी बीबीआरसी पुरुषोत्तम, उन्होंने 24 घंटे का फिलहाल केदारनाथ में घोड़े खच्चरों पर एक तरह से हम कहेंगे कि पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसको अगर हम लॉकडाउन कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद राणा जी। रावत जी, ये जो बीमारी फैली है केदारनाथ में, और क्योंकि ये बीमारी घोड़े खच्चर केदारनाथ की यात्रा की एक तरह से रीढ़ मानी जाती है, पूरा यात्रा का संचालन घोड़े खच्चरों से होता है, चाहे खाद्यान्न की बात करें, तीर्थ यात्रियों को ढोने की बात करें, और अब फिलहाल 24 घंटे का प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसकी अवधि आगे बढ़ सकती है, तो क्या इसके दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं? देखिए, ये जो बीमारी है एक्वाइन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो यहाँ फैला नहीं है, उसे फैलाया गया है। और मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूँ, हमारे द्वारा ट्रेड यूनियन के द्वारा गुप्तकाशी में 14-15 तारीख को कुछ खच्चर पकड़े गए। एक ट्रक के अंदर 13 खच्चर ले जाए जा रहे थे। हमने उसी दिन सूचना दी अधिकारियों को, आप एक सहयोगी चैनल के माध्यम से, और उस समय हमने ये आशंका जाहिर की क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये जनवरी फरवरी में हमारी नॉलेज में आई, आपके नॉलेज में आई कि जनवरी फरवरी में ये घोड़े खच्चरों में बड़ी तेज़ी के साथ, जानवरों में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो हमने अप्रैल में जब यात्रा की बात आई, यात्रा में हमने मुख्य तो इस मांग को रखा कि ये बीमारी यहाँ ना आए, घोड़े खच्चरों को क्वारंटीन किया जाए। ऐसे ही घोड़े जो जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो उनको जो है यात्रा में लगाया जाए। लेकिन शासन के द्वारा इसमें गंभीरता से द्वारा, प्रशासन के द्वारा और जो हमारा पशु चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा इसमें गंभीरता से काम नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि आज जो है सरकार को 24 घंटे का लॉकडाउन केदारनाथ में घोड़े खच्चरों पर लगाना पड़ा। और आपने कहा कि इस आने वाले समय में क्या परेशानियां होंगी, तो परेशानी शुरू हो चुकी है। सरकार और प्रशासन को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो यात्री पैदल जाएंगे, जिनको पैदल जाना है बाबा के दर्शन के लिए, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था की बड़ी कठिनाई का सामना आने वाला है 1-2 दिन में, क्योंकि घोड़े खच्चरों से ही खाने का सामान, अन्य सामग्री यात्रियों के लिए, आपका जो है जो मंदिर है, मंदिर के लिए घोड़े खच्चरों के ही माध्यम से वहाँ पर सामग्री पहुँचाई जाती थी। एकमात्र जो है ट्रैवल का काम जो है घोड़े खच्चरों के द्वारा होता था। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड सरकार से है और प्रशासन से है, खाद्य मंत्रालय से है और उड्डयन मंत्रालय से है कि आप लोग जो हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर की जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, वे उनमें यात्रियों को ढोना बंद कर दें जब तक कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती। और उसमें राशन की व्यवस्था, खाने पीने की चीज़, डेली नीड की आवश्यकताएं जो यात्रियों की है, वहाँ के पंडा समाज की है, वहाँ का जो हमारा जो वर्कर है उसकी है, उसके लिए राशन पानी के साथ साथ जो वहाँ पर दुकानें चला रहे जो लोग, जो लोकल हैं चाहे बाहर के जो लोग हैं, उनके सामान को भी उन्हीं हेलीकॉप्टरों के द्वारा वहाँ पहुँचाया जाए। क्योंकि यदि वो मैनमेड, यानी मैनमेड अगर सामान वहाँ पहुँचाते हैं, नेपालियों के द्वारा पहुँचाते हैं या अन्य लोगों के द्वारा वहाँ पहुँचाते हैं, तो उसकी कीमत जो है दुगना, चौगुना और 5 गुना, 6 गुना और 10 गुना तक बढ़ सकती है। इससे जो है जो गरीब जो यात्री आ रहा है, जो गरीब आदमी जो दर्शन के लिए आ रहा है, उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो वहाँ पर खाना खा पाए, वहाँ पर पानी पी पाए, वहाँ पर जो है अपने भोजन की व्यवस्था कर पाए। इसलिए मेरा चैनल से पुनः आपसे निवेदन है, प्रशासन से, शासन से, हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो हमारे आला प्रतिनिधि हैं, कि वे जो है हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वहाँ राशन की उपलब्धता बनाए रखें जब तक कि ये वायरस जो है समाप्त नहीं हो जाता है। और दूसरा, अभी तक मेरे संज्ञान में ये आया है
कि 70 से अधिक घोड़े इन 4-5 दिनों में मर गए हैं वहाँ पे। उससे उनका डिस्पोजल, उनको जो है डिस्पोजिट कैसे होना है, उनका डिस्पोजल कैसे होना है, ये व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, जिससे तमाम जगह गंदगी, तमाम जगह जो दुर्गंध फैल रही है, उससे भी इंसानों में बीमारी फैलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता जो है शासन प्रशासन को है। और उन लोगों को, जिन लोगों के खच्चर मरे हैं, उनको सरकार मुआवजे की व्यवस्था करे, और जिससे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों ने कर्जा लेकर के खच्चरों को लिया रोजी रोटी के लिए, कमाई के लिए, लेकिन आज वो भेंट चढ़ गए, वायरस की भेंट चढ़ गए, बीमारी की भेंट चढ़ गए। और ये सारा जो है, मैं कहना चाहूँगा, मैंने खुद जो है चैनल पे कहा था एक दिन, और ट्रेड यूनियन की मीटिंग में ये बात उठी थी कि जब तक जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से टेस्टिंग के बाद जब तक जो है उनकी जो नेगेटिव, तो सरकार जो है दिसंबर जनवरी से ही यात्रा की तैयारी करी। रावत जी, क्योंकि केदारनाथ में जो पशुपालन विभाग है, आप कह रहे हैं कि 70 से ज़्यादा घोड़े खच्चरों की वहाँ पे मौतें हो गई, जबकि पशुपालन विभाग से आधिकारिक आंकड़ा तो 14 अभी बताया गया है कि केवल 14 घोड़े खच्चरों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, जबकि 30 से 35 घोड़े खच्चर बीमार वहाँ पे हैं। लेकिन आप इसका आंकड़ा कुछ अलग ही बता रहे हैं। अगर इसके लिए एक जो है कमेटी बना दे पशुपालन विभाग, और खच्चर वालों से संपर्क करें, तो मैं समझता हूं कि 70 के आसपास खच्चर खत्म हो गई हैं, जो मेरी जानकारी में है। जो मैं खच्चर वालों से, जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, उन दूरभाष के माध्यम से, और मैं खुद गुप्तकाशी और ऊखीमठ से अभी आ रहा हूं, और वहां पर जो मुझे जानकारी मिली है कि 70 से अधिक जो है घोड़े खच्चर मर गए हैं, और तमाम कई घोड़े खच्चर बीमार हैं। और रास्ते में मैं देख रहा हूँ, रास्ते में लोग अपने खच्चरों को वापस ला रहे हैं। एक ऐसा भय का माहौल, ऐसा डर का माहौल जो है, जो हमारे खच्चर संचालक हैं उनमें बैठ गया है कि सैकड़ों खच्चर जो है वहां से वापस जिले के शामिल हुए। तो आपको लगता है कि उसके बावजूद भी चूक हुई है एक बड़ी? नहीं, ये सरासर झूठ है कि केवल इसी जिले के घोड़े खच्चर वहां चले जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 14 तारीख को जो है एक ट्रक में भर के श्रीनगर से, और आपका जो है नीचे से मैदान से, निश्चित तौर पे जो केदारनाथ में घोड़े खच्चरों पर जो लॉकडाउन लगा है, उसके आने वाले दिनों में काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। एक तो केदारनाथ धाम में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पे कोई श्रमिक सामान ले जाएगी तो मुश्किल से 30 से 40 किलो वो ले जा पाएगा, या अधिक से अधिक 50 किलो वो ले जा पाएगा। और 50 किलो सामग्री के कम से कम 4,000 रुपये में केदारनाथ पहुँचता है। और जब 4,000 रुपये में 50 किलो सामग्री पहुँचेगी तो स्वाभाविक है कि उसके जो मूल्य है उसमें करीबन 10 से 15 गुना बढ़ोतरी होगी। और जो आम श्रद्धालु, गरीब श्रद्धालु है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किलों भरी होगी, बहुत चुनौतीपूर्ण होगी, और इसका असर सीधे तौर पे यात्रा पर पड़ेगा। रावत जी, दूसरा सवाल यह है कि लगातार आपकी कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने वहां पर एक सवाल उठाया कि जो स्थानीय झुग्गी जो स्थानीय टेंट और छोटे छप्पर वाले व्यवसायी हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपये ले भाजपा के कोई नेता ले रहे हैं। उसके बाद एक महिला भी सामने आई, उसने कहा कि भाई ये व्यापारियों की एक समिति है, उसके द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। पूर्व विधायक, जो वर्तमान विधायक है आशा नौटियाल, उनके भी बयान भी आए कि ये हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं भारत भूषण भट्ट, उन्होंने भी बयान जारी किया है कि इस तरह से बिना नाम बताए मनोज रावत भाजपा के नेताओं पर अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। अगर उन पे ऐसा कोई मामला था तो वो प्राथमिकी दर्ज करवाते या उस नेता का नाम लेते। बहरहाल एक कमेटी सामने आई है जिसने कहा कि हमने पैसे लिए हैं और ये व्यापारियों का एक समिति है जिन्होंने स्वेच्छा से वो पैसे दिए। तो फिर ये इस तरह की राजनीति क्यों केदारनाथ धाम को क्या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बाबा केदार की यात्रा हर वर्ष होती है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा योगदान जो है यात्रा की सफलता में अपना समय देते हैं, भाग लेते हैं। जहाँ तक ये सस्ती लोकप्रियता का सवाल है, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों चाहे पूर्व विधायक हों, वो इस तरीके का वातावरण खड़ा न करें, मेरा उनसे अपेक्षा है, जिससे जो है एक मैसेज आम श्रद्धालुओं में गलत जाए। जो यहाँ पर आस्था के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, संयमित बयान जारी करें, जिससे हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचे।
और यात्रा मैं चाहता हूं और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी चाहती है यात्रा सुचारू रूप से चले और अच्छी यात्रा चले, सुखद यात्रा चले, आनंदमयी यात्रा चले। और इसके लिए हम पूरा सहयोग जो है कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी जो सरकार के जो भी जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है एक मंच पर ला करके अधिकारियों के साथ बैठ करके हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे सम्मानित पूर्व जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो बैठ करके इस समस्याओं का समाधान करें। इसको जो है एक ऐसा वातावरण तैयार न हो जिससे जो है हमारे केदार वैली के लोगों पे लोग जो है आक्षेप लगाएं कि वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर जो है लूट होती है, वहाँ पे खसोट होती है। तो इस तरीके से जैसे अभी पिछली बार बयान आया कि गैर हिंदू यहाँ वर्जित किया जाए, हमारे माननीय विधायक के द्वारा एक अच्छा मैसेज नहीं गया। मैं कहूँगा कि पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, विश्व के अंदर ये अच्छा मैसेज नहीं गया कि इससे भी यात्रा में प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस तरीके के जिम्मेदार प्रतिनिधि जब इस तरीके के बयान देते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव जो है इसका पड़ता था। मेरा उनसे ये निवेदन है कि हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे जिला संगठन, पूरा ब्लॉक संगठन, पूरा जो केदारनाथ का हमारा न्याय पंचायत संगठन है, पूरा यात्रा में सहभागिता निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा और पहले भी निभाता रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि केदारनाथ यात्रा की सफलता के लिए सब लोग आगे आएँ, यही मेरी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब साल दर साल केदारनाथ को राजनीति का एक मंच बनाया जा रहा है? पिछली बार हमने देखा है कि जो उपचुनाव भी चल रहा था तो उसमें उपचुनाव में कांग्रेस के सारे मुद्दे जो हैं केदारनाथ के थे, चाहे सोना विवाद रहा हो, चाहे शिला को बौराड़ी में ले जाने का प्रकरण रहा हो, या फिर अन्य केदारनाथ की व्यवस्थाओं को लेकर रहा हो। तमाम जो राजनीति के मुद्दे थे वो केदारनाथ पे केंद्रित हो गए थे। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर नेता फिर केदारनाथ में हर एक व्यवस्थाओं पे सवाल उठाना, इस तरह से मानी केदारनाथ को ही क्यों राजनीति के, बाकी बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे जनपद में, बहुत सारे इशू ऐसे हैं, लेकिन केदारनाथ पे राजनीति आपको नहीं लगता ज़्यादा ही हो रही है? देखिए, ये तो राक्षस तो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो काम हो रहे हैं, चाहे दिल्ली मंदिर ले जाने वाली बात आई हो, बौराड़ी में मंदिर शिफ्ट करने की बात आई हो, चाहे जो है सोने का जो है तामा होने की बात आई हो, चाहे वो जो है लोगों से लूट खसोट की बात आई हो, जो भी बातें आई हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति की बातें हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इसका ये काम करते हैं। उसका खामियाजा ये है कि आज तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की आपदाएं केदार वैली में आ रही हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस एक सात्विक प्रवृत्ति से जो है भगवान केदार की सेवा हो, इसको जो है राजनीति का अखाड़ा बनाने का जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं और उसी का नतीजा है। बस वही लोग जो है राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं जो सत्ता में है, और उसी का जो आज जो है ये आपदाएं आ रहे हैं। चाहे जानवरों पे भी जो आपदा आ गई है महामारी के रूप में, पहले इंसानों पे आई कोरोना के रूप में, अब जानवरों पे आई है। और जानवर एक रीढ़ की हड्डी है, घोड़ा खच्चर केदारनाथ की यात्रा व्यवस्था के लिए, और आज रीढ़ की हड्डी जो है कमजोर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है इसको चुनावी अखाड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका जो खामियाजा जो है प्रकृति और बाबा केदार वो अब सामने दिखाई दे रहा है किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कांग्रेस के भी हैं? राक्षसी प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है, कांग्रेस में भी है। वो कांग्रेस, वो तो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे जो है पुलवामा में हो, चाहे वहाँ हो, कहीं भी हो, तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति तो घर घर में भी होती है, सभी जगह शामिल, सभी जगह राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उन पर अंकुश डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो देवताओं के जो यज्ञ भी भंग किए हैं, तो यहाँ भी ये यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रहे हैं राजनीति के माध्यम से। तो इसलिए जो है तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो अच्छा, एक प्रशासनिक सवाल ये रहा है कि इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ये सवाल पिछली बार भी उठा था, इस बार भी उठा है ये इस तरह की बातें, क्योंकि केदारनाथ के पैदल यात्रों में जिन लोगों को टेंडर व्यवस्था के माध्यम से दुकानें आवंटित होती हैं, एक बार प्रशासन उनको कई जगह चिन्हित नहीं करता है कि फलाने को फलानी जगह देने हैं। वो पहले तो ये कहा जाता है कि तुम लगा देना कहीं भी तुम्हें जगह मिलती है, और जब वो लगा लेते हैं तो फिर उन पे प्रशासन का चाबुक चल जाता है कि यहाँ से हटाओ, यहाँ नहीं लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था, जो मनोज रावत का जो सवाल उठा था 6,000 वाला, तो 6,000 वाला भी वही उठा था कि उसने सरकार के खाते में 6,000 रुपये डाले, लेकिन उसके बाद भी उसको दुकान लगाने नहीं दी। अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यही बात पिछले साल भी उठी थी, क्या ये व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, प्रशासन की कमी है? देखिए, ये मनोज रावत जी का ये जो है मुद्दा जो है जो उठाया उन्होंने,
ये एक प्रकार से जायज़ है, क्योंकि जब आपने जो है यात्रा प्रशासन ने या तहसील प्रशासन ने या चाहे जिला प्रशासन ने जब दुकानों का आवंटन निश्चित किया, जब दुकानों का जो है सर्टिफिकेट दिया, तो इसके लिए एक सामंजस्य इन्होंने बनाए नहीं। एक तो इन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं किया कि किस व्यक्ति को कौन सा स्थान दिया जाना चाहिए। आपने यहाँ से सर्टिफिकेट दे दिया, आपने यहाँ से जो है स्वीकृति दे दी, पैसे भी ले लिए दुकानदार से, और उसके बाद आप उसको हटा रहे हैं। तो ये तय पहले हो जाना चाहिए, जिस दिन आपका टेंडर होता है, जब पैसा जमा होता चाहे उसकी लोकेशन, वहाँ पर की फोटो लगी हो कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर यात्राकालीन मार्ग पे लगाएगा। ये व्यवस्थाएं, इसमें चूक हुई है। मैं कहता हूँ ये चूक का काम है। इसमें जो है प्रॉपर जो है शासन प्रशासन के द्वारा इसमें चूक की गई है, उन जगहों का सत्यापन नहीं किया गया। लेकिन कई नेपाली मूल के लोग ऐसे भी हैं जो बिना सरकार को पैसे दिए हुए धड़ल्ले से वहाँ दुकानें खड़ी है और उनको कुछ बोला भी नहीं जा रहा। बहुत सारे प्रकरण ऐसे भी आ रहे हैं। अब नेपाली मूल के हो, नेपाली मूल के तो हैं, नेपाली भी हिंदू हैं, पूरा दुकानें लगा रहे हैं बिना टेंडर में। नेपालियों के लिए कोई भारत सरकार की ऐसी, उत्तराखंड सरकार की कोई गाइडलाइन तो है नहीं कि नेपाली यहाँ लगा नहीं सकता है, लेकिन उनसे भी पैसा लिया जाना चाहिए। उनके भी जो सरकार उनसे पैसा ले, जिस तरीके से लोकल लोगों से पैसा ले रही है या उत्तराखंडियों से पैसा ले रही है, उनसे ले। और उनका जो है नेपालियों का वहाँ पर जो है नेपाल भवन था, वो जो भी पत्थरों का था, वो आदि जमाने का था, आज तक वो नहीं बना पाई सरकार। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी राज्य है और हिंदू राष्ट्र है, कम से कम वहाँ पर एक नेपाल भवन था केदारनाथ में, उसकी स्थापना भी होनी चाहिए, नेपाल भवन की। मैं रहा हूँ उस भवन में। गढ़वाल भवन की स्थापना नहीं होनी चाहिए। गढ़वाल तो पूरा गढ़वाल ही है, गढ़वाल में तो हमारा, गढ़वाल को तो पूरा आशीर्वाद है बाबा केदार का, वो तो हमारे दाता है। गढ़वाली जो पैसे दे के भी वहाँ पे दुकानें नहीं मिल रहे नेपालियों को फ्री में, वो ठीक लग रहा आपको? अब ये भाई वो जब काम, नेपाली भी एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि नेपाली के बगैर भी कोई काम नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि गैर हिंदू के बगैर भी यहाँ कोई काम नहीं होता है। ये रुद्रप्रयाग ले लो, चाहे पहाड़ ले लो, यहाँ बोलते हैं कि मंगलवार को जब मैं एक दोस्त के जो 6 महीने से बाल कटवाने के लिए जब मैं घूमा, मंगलवार को सारी दुकानें बंद थी, मीट की दुकानें सारी मंगलवार को बंद थी। अब वो जो बाल काट रहा है वो व्यक्ति कितना पैसा कमाता है? 400, 200, 250 रुपये कमाता है, और शाम को खाता है। वो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, वो व्यापारी। अब उनका तुम एक दिन का रोजगार बंद कर दो, तो मैं ये कह रहा हूँ जो लोग रोजगार बंद कर रहे हैं, अगर उस एक समुदाय के लोग हैं वो, तो उस समुदाय के जितने लोग हैं, जितने उन समुदाय के लोगों से अपने मकान बना रहे हैं, अन्य काम करवा रहे हैं, अपनी गाड़ी करवा रहे हैं, अन्य काम करवा रहे हैं, तो ये भी बंद कराए ना। अपना तो तुम मकान बनवा रहे हो मंगलवार के दिन, और उस बेचारे को बोले तो बाल नहीं काटेगा। तो ये जो है एक देश में दो कानून वाली बात है। और पहलगाम में जो हिंदू पूछ के हत्या की, देखो पहलगांव का जो मामला है, पहलगांव के अंदर ये क्यों हुआ? 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो एसएसबी सेवा सुरक्षा बंधुत्व, वो सारे जो हमारे देश के सीमांत जिले हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे हिमाचल के अंदर हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे यूपी के, राजस्थान या बिहार, जहां भी हमारा जो सीमांतवर्ती जो जिले हैं पूरे देश के, वहां पर जो एक ट्रेनिंग देती थी एसएसबी स्वयं सेवकों को तैयार किया जाता था। उसमें गाँव की महिलाओं को, बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, बुजुर्गों तक को उस ट्रेनिंग बंदूक से लेकर के और पूरी वेल एंड फाइट ट्रेनिंग दी जाती थी, और उन्हें गोरिल्ला बनाया जाता था। तो गोरिल्ला के 3 काम होते थे। शांति काल में जो है सहयोग, अपना जो है ट्रेनिंग लेना, अपना जो है पढ़ाई करना, क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में, देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में, शांति काल में जो है ट्रेनिंग दे करके एक जो है रास्तों का निर्माण करना सीमांतवर्ती क्षेत्रों में, ये उन गोरिल्लों का काम था शांति काल में। और युद्ध काल में यदि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ यदि हमारा युद्ध छिड़ गया या आतंकवादी घटना को रोकने के लिए, शांति काल में सूचनाएं इकट्ठा करना, सेना को देना, सरकार को देना, और उनको पहुंचाना, सरकार को जो है रास्ते बताना, सेना को रास्ते बताना कि इस रास्ते पे यहाँ पे भाई उग्रवादी हैं, वहाँ उग्रवादियों की संभावना है। तो इस तरीके के मैसेज पास हुआ करते थे, कम्युनिकेशन पास हुआ करता था। लेकिन 2002 और उसके बाद जो तीसरी जो सबसे बड़ी भूमिका थी गोरिल्लाओं की, एसएसबी स्वयं सेवकों की, वो थी युद्ध के बाद की।
यदि युद्ध हो गया चाइना के साथ, पाकिस्तान के, किसी भी अन्य देश के साथ, और हमारे क्षेत्र में, इस पहाड़ में, इस गढ़वाल में कब्जा कर दिया चाइना ने, तो फिर हम लोगों को तो यहीं रहना था, यहाँ गढ़वाल के लोगों को। तो हमको यहाँ रहते हुए गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, गुरिल्ला वार के माध्यम से वो विदेशी सेना को, विदेशी लोगों को जो है उनको मारना और यहाँ से भगाने का काम हमारा था। तो ये वो उस समय समाप्त कर दिया। उसी का कारण है कि आज जो है चाइना, आज जो है पाकिस्तान, आज जो है म्यांमार, आज जो है लंका, चाहे आपका जो है इवन नेपाल तक, बांग्लादेश, ये हम पर जो है आंखें उठा को हमको देख रहे हैं। और जब बार बार आपके समाचार पत्रों पढ़ने को मिलता है आपका कि बाड़ाहोती में जो है चाइना ने कब्जा कर दिया, उधर जो है पूर्वोत्तर में कब्जा कर दिया। तो जो हम कमजोर हुए हैं, एसएसबी को इन्होंने क्या क्या फुल आर्मी बना दिया, सेवा सुरक्षा बंधुत्व से सशस्त्र सेना बल बना दिया। नाम तो एसएसबी है लेकिन सशस्त्र सेना बल रख दिया गया, जिससे जो है यहाँ पर जो है विदेशी ताकतों की नजर। गुरिल्ला जो खत्म करने का वो तो आप ही की सरकार ने किया है। गुरिल्ला जो है मैं बता रहा हूँ आडवाणी की सरकार ने किया। आडवाणी गृह मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय जो है प्रधानमंत्री थे देश के। ये तो 62 में जब चाइना युद्ध हुआ, चाइना में जब हम लोग हारी गए समझ लो, हमको जो है जब जो समझौता करना पड़ा, तो तब जाके भारत सरकार को यह आवश्यकता हुई कि सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। तब जाके एसएसबी का गठन किया गया और एसएसबी के माध्यम से देश के सीमांतवर्ती जिलों में एसएसबी की ट्रेनिंग कैंप लगते थे और ट्रेनिंग दी जाती थी। और उनमें जो बहुत तेज और एक्टिव जो लोग होते थे, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, उनको जो है एसएसबी में भर्ती किया जाता था और देश की रक्षा में लगाया जाता था और गाँवों में, सीमांतवर्ती क्षेत्रों के गाँवों में जो है ट्रेनिंग देने के काम में लगाया जाता था। तो मैं सबसे बड़ी जो फेल्योर है सरकार, तो सुरक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने एसएसबी को खत्म किया। आप तो आर्मी को भी खत्म कर दिया। मैं तो 2002 से इन सिस्टम शुरू हो गया। जब भाजपा की सरकार रही है तब तक जो है देश कमजोर हुआ है। जहाँ तक ये रिकॉर्डेड है, तब तक देश कमजोर हुआ है। और आगे अब जनता को देखना है किस तरीके से जो है कैसे करते हैं। अब आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस चैनल को मेरा प्रणाम। और मेरा जनता से निवेदन है कि आप लोग जो यहाँ जो बीमारी फैल रही है, जो आई है, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जानवरों में न फैले, इसके लिए आप लोग चौकन्ना रहें और बिल्कुल नज़र में रखें इस तरह की बीमारी क्षेत्र में आए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। चलो बहुत धन्यवाद। ये थे लक्ष्मण सिंह रावत जी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। और हमारा विषय केदारनाथ को लेकर था और उसके बीच हमने तमाम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। लेकिन बहरहाल जो केदारनाथ में घोड़े खच्चरों पर बीमारी आई है, उससे फिलहाल 24 घंटे का लॉकडाउन लगा है। लेकिन संभावनाएं ये भी हैं कि ये लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है। आधिकारिक आंकड़ा ये बताता है कि 14 घोड़े खच्चर अब तक मर चुके हैं और उसके अलावा 30 से 40 घोड़े खच्चरों पर यह बीमारी संक्रमित बीमारी है। सांस हवा में ये बीमारी फैल रही है। जैसे कोविड बीमारी थी, उसी प्रकार की ये बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैल रही है। तो इस लिहाज से वहाँ पर 24 घंटे का लॉकडाउन रखा है। और ख़ास तौर पे पशुपालन विभाग भी ये अपील कर रहा है लोगों से कि जिन घोड़े खच्चरों में इस बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो खांसी जिनको हो रही है, जिनके आंख और नाक से पानी आ रहा है, इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उस घोड़े खच्चर से काम न करवाएं। उसको कम से कम 5 से 7 दिन का आराम दें, रेस्ट दें उसको, तब ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और पशुपालन विभाग की सहायता से, जो पशुपालन विभाग में दवाइयाँ हैं, उनका सेवन उसको करवाए तो ये स्वतः ही 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। बहरहाल जो केदारनाथ की यात्रा में इस बार सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वो ये है कि घोड़े खच्चरों के बिना कैसे वहाँ पे खाद्यान्न सामग्री पहुँचाई जाए ताकि ये यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होते रहे। इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है, दावे कर रहा है। हालांकि आगामी दिनों में ये देखना होगा कि प्रशासन के दावे, सरकार के दावे क्या व्यवहार में उतर पाते हैं कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।